हे बच्चों, वेलकम बैक ऑन जे नॉलेज। तो हमने स्टार्ट किया था आपकी 10th की हिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इसमें हम पढ़ रहे थे प्रिंटिंग के बारे में। बहुत कुछ प्रिंटिंग के बारे में, प्रिंटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई, कौन से देश में हुई, कैसे कैसे ये प्रिंटिंग की जो सभ्यता थी वो आगे के देशों में पहुंची, वो हमने पिछले पार्ट में डिस्कस कर लिया है ना। कैसे प्रिंटिंग प्रेस, पहली बुक कौन सी थी, वो सब हमने पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ रहे थे कुछ, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से। इसका नाम है पढ़ने का जुनून। तो लोगों में पढ़ने का जुनून कैसे आया। अब 17वीं और 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, यूरोप में साक्षरता दर धीरे धीरे बढ़ने लगी। मीन्स लोग पढ़े लिखे हो गए। अलग अलग संप्रदाय के लोगों ने अपने गांवों में स्कूल खोल दिए, जिससे किसान और कारीगर सब शिक्षित हो गए। तो उस टाइम पे यूरोप में साक्षरता दर 60 से 80% तक पहुंच गई। और इससे अब साक्षरता बढ़ी तो लोगों में पढ़ने का जुनून भी पैदा हुआ। तो इसके लिए लोगों को क्या चाहिए थी, बुक्स चाहिए थी। तो मुद्रकों ने, मीन्स प्रिंटर्स ने ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स छापी। अब नए पाठकों की रुचि का ध्यान भी उन्होंने रखा। रुचि मीन्स कि किसको कैसी बुक्स पढ़नी पसंद है, ये उन्होंने ध्यान में रखा। तो क्या क्या कैसी कैसी बुक्स छापी उन्होंने, अलग अलग किस्म के साहित्य छापे। छोटी किताबें बेचने वाले लोग गाँव में जाकर किताबों को बेचा करते थे। छोटी किताबों में क्या कौन कौन सी किताबें आती थी, एक तो पंचांग। पंचांग की किताब में या पंचांग में क्या होता है, पंचांग एक कैलेंडर होता है, आज भी चलता है ना, बिकता है कैलेंडर। उसमें क्या होती है, ग्रहों की ग्रह चाल, चंद्रमा, सूर्य और इन सब चीज़ों के बारे में बताया होता है। और इसके अलावा लोक कथाएँ, लोकगीत, इन सब की बुक्स छपने लगी। फिर मनोरंजन वाली बुक्स भी छपी। और इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स, एक पैसिया किताबें बेचने वाले को चैपमैन कहते थे। अब पेनी चैप बुक्स कौन सी होती हैं, गुटका। आपने गुटका सुना होगा ना, एक छोटी सी बुक, छोटी डायरी या छोटी कोई बुक जिसे हम पॉकेट में रख सकते हैं। इस साइज़ की होती है, बिल्कुल छोटे साइज़ की, जो पॉकेट में भी आ सकती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, चैप बुक बोलते हैं, गुटका बोलते हैं। उसको एक पैसिया किताब भी कहा जाता था। और जो उनको बेचते थे उनको क्या कहते हैं, चैपमैन। और ऐसे ही इन किताबें ये छोटी होने के कारण और सस्ती होने के कारण इन्हें गरीब लोग भी पढ़ सकते थे। फ्रांस में एक स्पेशल टाइप का कागज़ था जिसे हम बोलते हैं बिबिलियोथिक ब्लू एक सस्ता कागज़ था। ठीक, नीले रंग का कागज़ था, सस्ते कागज़ पर छपी और नीले जिल्द में बंधी छोटी किताबें, इनको हम बोला करते हैं बिबिलियोथिक ब्लू। कहाँ की हैं, फ्रांस की हैं। तो ये भी सस्ती थी, इसीलिए इनको भी गरीब लोग पढ़ सकते थे। इनके अलावा और क्या क्या छपा वहाँ पे, 4-5 पन्ने की प्रेम कहानियाँ, जिसे हम इतिहास बोल सकते हैं, और अलग अलग और भी काफ़ी सारी बुक्स छपी। और 18वीं शताब्दी के आरंभ से ही क्या होने लगा, पत्रिकाओं का प्रकाशन। पत्रिका मीन्स जैसे न्यूज़पेपर होते हैं, मैगजीन्स होती हैं, अखबार होते हैं, उनका प्रकाशन होने लगा। और उनमें अलग अलग समय पर होने वाली जो घटनाएं हैं उनके साथ साथ लोगों को मनोरंजन की कुछ खबरें भी दी जाने लगी। अखबार और पत्रों में युद्ध और व्यापार से जुड़ी जानकारी के अलावा और बाकी दूसरे देशों की खबरें भी आने लगी। उसी तरह से धीरे धीरे क्या हुआ, जो वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे, उनके विचार भी आम जनता तक इनके सहारे क्या हुए, वहाँ तक पहुँचे। अब आइजैक न्यूटन आए, उनके बहुत सारे आविष्कार हुए, वो भी इन पेपर्स में, पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। तो इससे विज्ञान बोध वाला पाठक वर्ग भी तैयार हो गया, ऐसे लोग जो विज्ञान की चीज़ों को पढ़ने में रुचि रखते थे। फिर टॉम स्पेन कौन कौन है, दार्शनिक हैं। तो इन दार्शनिकों की किताबें भी बिकने लगी। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों में कौन कौन से विचार आ गए, विज्ञान के, तर्क के, विवेकवाद के विचार लोगों में जगह बनाने लगे। दुनिया के जालिमों अब हिलोगे तुम, इस लाइन का क्या मतलब है बताते हैं आपको। 18वीं सदी के मध्य तक यह आम विश्वास बना था। क्या विश्वास लोगों में बन गया था कि जो किताबें हैं, किताबों के जरिए प्रगति और ज्ञानोदय हो सकता है। कि अगर किसी देश की प्रगति करनी है या लोगों में ज्ञान जगाना है तो किताबें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं वहाँ पे। कई सारे लोगों का मानना था कि जो बुक्स हैं, किताबें हैं, वो दुनिया को बदल सकती हैं, कि वे निरकुंशवाद और आतंकी राजसत्ता से समाज को मुक्ति दिलाएंगी और ऐसा दौर लाएंगी जब विवेक और बुद्धि का राज होगा।
अब निरकुंशवाद आपने पहली बार सुना। तो निरकुंशवाद का मतलब क्या होता है? एक ऐसी राज सत्ता जिसमें सारी की सारी पावर, सत्ता किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में हो। ठीक, एक ही व्यक्ति का राज चले, उसे हम क्या बोलते हैं? निरकुंशवाद बोलते हैं। तो 18वीं सदी के फ्रांस के एक उपन्यासकार थे। उपन्यासकार कौन होते हैं? जो उपन्यास लिखते हैं। उपन्यास क्या? नॉवेल्स को लिखने वाले जो राइटर हैं उन्हें हम बोलते हैं उपन्यासकार। तो फ्रांस के एक ऐसे ही उपन्यासकार थे जिनका नाम था लुई सेवतिये मर्सिये। तो ये शॉर्ट में इन्हें हम मर्सिये बोलते हैं। तो मर्सिये ने घोषणा की, क्या घोषणा की? उन्होंने बोला कि छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इनसे बन रही जनमत की आंधी में निरकुंशवाद उड़ जाएगा। जनमत की आंधी मीन्स लोगों में जो विचार छापे खाने से, प्रिंटिंग के थ्रू जा रहे हैं, उससे निरकुंशवाद हवा में ही उड़ जाएगा। नायक अक्सर किताबें पढ़ने से, अब किसमें नायक? अब जो मर्सिये अपने उपन्यास लिखते थे वो ऐसे ही कहानियाँ लिखते थे कि जिसमें कोई हीरो है, वो किताब पढ़ रहा है, वो बदल गया, उसने निरकुंशवाद को ख़त्म कर दिया, उसमें ज्ञान आ गया। तो वो ऐसे ऐसे नॉवेल्स लिखा करते थे। और उन्होंने ज्ञानोदय को लाने और निरकुंशवाद के आधार को नष्ट करने में छापे खाने की भूमिका के बारे में मर्सिये ने और भी क्या कहा है कि हे निरकुंशवादी शासकों, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है। आभासी लेखक की कलम के जोर के आगे तुम हिल उठोगे। अब ये तो बात मानने वाली है कि कलम में एक लिखने वाली कलम में आज भी इतनी ही ताकत है कि वो दुनिया को हिला सकती है। नेक्स्ट, मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति। अब ये प्रिंटिंग की जो सभ्यता है वो फ्रांसीसी क्रांति से कैसे जुड़ी है? फ्रांसीसी क्रांति मीन्स लोगों में राष्ट्रवाद के विचार को फैलाना, जिससे कि लोग खड़े हुए, उन्होंने आंदोलन किया और अपनी स्वतंत्रता ली। तो वो भी किसके सहारे गए? इन्हीं पत्र पत्रिकाओं के, बुक्स के माध्यम से। तो कई इतिहासकारों का मानना है कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए जो परिस्थितियां थी वो बनाई। इसमें हमें 3 अलग अलग तर्क देखने को मिलते हैं। पहला तर्क क्या है? छपाई के चलते क्या हुआ? ज्ञानोदय के चिंतकों के विचारों का प्रसार हुआ। लोगों में अलग अलग विचार, उनका प्रसार होना शुरू हुआ। उनके लेखन ने क्या किया? अंधविश्वास, निरकुंशवाद, उनकी आलोचना की। रीति रिवाजों की जगह विवेक के शासन पर बल दिया। हर चीज़ को तर्क वितर्क की कसौटी पर कसा। अब लोग क्या करने लगे? सवाल करने लगे थे, है ना। उन्होंने चर्च की धार्मिक और राज्य की निरकुंश सत्ता पर प्रहार किया और इससे क्या हुआ? एक नया व्यापक पाठक वर्ग तैयार हुआ। उनके पाठक एक नए आलोचनात्मक और सवालिया तरीके से दुनिया को देखने लगे थे कि वो हर चीज़ को अब जानने से पहले या मानने से पहले सवाल करते थे, तर्क करते थे कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है। दूसरा क्या तर्क है? छपाई ने वाद विवाद की संस्कृति को जन्म दिया। वाद विवाद मीन्स लोग बहस करते थे, किसी भी चीज़ को मानने से पहले उनमें बहस होती थी। पुराने मूल्य और संस्थाओं और कायदों को आम जनता के बीच बहस होने के बाद ही लोग मानते थे। तो ये बहस का सिलसिला शुरू हो गया। तर्क की ताकत से परिचित यह नई पब्लिक धर्म और आस्था को प्रशन्नांकित करने का मोल समझ चुकी थी कि अब लोग इतने जागरूक हो गए थे कि किसी भी धार्मिक आडंबर को, किसी भी धार्मिक नई प्रथा को मानने से पहले वो प्रश्न करते थे, सवाल करते थे। तो इससे भी एक नई सामाजिक क्रांति उठी। और तीसरा तर्क क्या है? 1780 के दशक तक राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्य का ढेर लग चुका था। राजशाही मीन्स निरकुंशवाद, जो ऐसे राजा जो लोगों पर अत्याचार करते थे तो उनका लोग मजाक बनाने लगे थे साहित्य से। इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। कार्टून और कैरिकेचर क्या होते हैं? कार्टूनों के माध्यम से किसी का मजाक बनाना। तो इससे अलग अलग लोग कार्टून्स बनाने लगे जिसमें क्या दिखाया जाता था कि जनता तो मुश्किल में फंसी हुई है, लेकिन जो राजशाही लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो भोग विलास में डूबे हुए हैं, वो मज़े कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो भूमिगत घूमने वाले साहित्य ने राजतंत्र के खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। लोग राजतंत्र के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। सो इससे अलग अलग योगदान मिले किसमें? फ्रांसीसी क्रांति में। क्लियर? सो एक तरफ अब क्या है? रूसो क्या है? एक तो रूसो है, एक वॉल्टेयर है। ये दोनों ही
अपोजिट लिखने वाले हैं। तो अब लोग अगर रूसो का कैसा कैसा लिखते थे, मीन्स कि लोगों को तर्क की चीज़ों पर सवाल उठाने के लिए ऐसा प्रेरित करते थे। और जो वॉल्टेयर थे वो धार्मिक और राजतंत्र के मतलब इसमें पक्ष में थे, दोनों विरोधी थे। तो अब अगर लोग रूसो को पढ़ रहे थे तो लोग वॉल्टेयर को भी पढ़ रहे थे, है ना। वॉल्टेयर कौन सा था? चर्च का धर्म का प्रसार करने वाला एक राइटर था। तो लोग, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे ही लोग हर पढ़ी लिखी चीज़ से प्रभावित हों। तो लोग पहले चीज़ों को पढ़ते, उनको समझते, फिर उन्हें जो अच्छा लगता वो उनको फॉलो करते। ठीक, तो इसने, हम पूरा तो नहीं कह सकते कि पूरा ही योगदान इसने फ्रांसीसी क्रांति में दिया, लेकिन हाँ, इसने लोगों को अलग ढंग से सोचने पर ज़रूर मजबूर किया कि लोग अब कुछ अलग तरीके से सोचने लगे थे। हर चीज़ को तर्क वितर्क की कसौटी पर कस के वो सोचने लगे थे। अब ये देखो वही वाला कार्टून जिसकी हमने बात की थी, ध्यान से देखो तो इसमें क्या शो हो रहा है। ये जो ऊपर है ये कुलीन वर्ग के लोग हैं। कुलीन वर्ग वो लोग जो बड़े लोग होते थे, अमीर लोग होते थे, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ डांस कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, अपना आराम से छुट्टियाँ मना रहे हैं, है ना। और नीचे ये देखो मजदूर बेचारे काम कर रहे हैं, ये वाले भी काम कर रहे हैं। तो ये ऐसा ही कार्टून और कैरिकेचर था जो व्यंग्यात्मक था। इन लोगों पर सवाल उठाए, राजशाही तंत्र पर सवाल उठाए जिसने। 19वीं सदी की बात करते हैं। अब 19वीं सदी में क्या हुआ, यूरोप में जन साक्षरता की दर बढ़ी, जिससे महिलाएं, बच्चे वो भी किताबें पढ़ने लगे। अब तो बच्चे, महिलाएं और मजदूर, उनकी बात करते हैं। ये आपको साइड में जो पिक्चर शो हो रही है, ये मजदूरों के लिए एक पैनी या एक पैसिया मैगजीन का एक पेज है। जो छोटी मैगजीन आती थी ना, पॉकेट मैगजीन, उसका एक पेज है जो स्पेशली मजदूरों के लिए बनाई जाती थी, क्योंकि ये सस्ती होती थी। पैनी मैगजीन, उसके ऊपर भी लिखा हुआ है। महिलाएं और बच्चे बुक्स पढ़ने लगे। तो फ्रांस ने 1857 में सिर्फ बाल पुस्तकों को छापने के लिए ही अपनी एक अलग प्रेस या फिर मुद्रणालय खोला। प्रेस में पुरानी नई हर तरीके की परी कथाएं, लोक कथाएं बच्चों के लिए ये छापी जाती थी। तो जर्मनी के ग्रिम बंधुओं ने वर्षों लगाकर किसानों में जा जाकर उनसे जो पुरानी कहानियाँ थी वो सुनी और उनको इकट्ठा किया, और बाद में इन्हें छापा गया। 1812 में इन्हें एक संकलन में छापा गया। अब बच्चों के लिए जो सही था, बच्चे भी अगर बुक्स पढ़ने लगे हैं तो ये तो नहीं है कि कुछ भी छाप दो। तो बच्चों के लिए जो सही चीज़ें थी उन कहानियों में वो छापी गई। और इस प्रक्रिया में क्या हुआ, जो लोक कथाएँ थी, जो ओरिजिनल लोक कथाएँ थी, वो क्या हो गई, कुछ बदल गई। कुछ पार्ट उसमें हटा दिया गया, कुछ नया ऐड कर दिया गया, तो ऐसे उनमें बदलाव आ गया। अब बात करते हैं महिला पाठक वर्ग की। महिला पाठिका और लेखिका की भूमिका में अब ज़्यादा अहम हो गई कि वो पढ़ने भी लगी और बुक्स को लिखने भी लगी। तो पैनी मैगजीन्स या एक पैसिया पत्रिकाएं जो यहाँ दिखाई हुई है आपको, खास तौर पर उन्हीं के लिए होती थी, मीन्स महिलाओं के लिए। वैसे ही सही चाल चलन और गृहस्थी सिखाने वाली कुछ बुक्स 19वीं सदी में जब उपन्यास छपने लगे तो महिलाएं उनका अहम पाठक मानी गई। मीन्स उपन्यास को, नॉवेल्स को पढ़ने वाली भी ज़्यादातर क्या थी, महिलाएं थी। और महिलाएं नॉवेल्स को लिखने भी लगी। कुछ मेन लेखिकाओं के नाम आपको यहाँ बताए गए हैं। जेन ऑस्टिन, ब्रांट बहनें, जॉर्ज इलियट, ये कुछ ऐसी लेखिकाएं थी जिन्होंने उपन्यास लिखे। उनके लेखन से नई नारी की परिभाषा उभरी। अब वो खुद महिलाएं थी तो उन्होंने महिलाओं की एक ऐसी इमेज, एक ऐसी तस्वीर बनाई जिसमें महिला को एक दृढ़ शक्ति, जिसका व्यक्तित्व क्या था, एक ऐसी महिला को उन्होंने प्रस्तुत किया जिसका व्यक्तित्व सुदृढ़ था, जिस महिला में गहरी सूझबूझ थी, उसका अपना दिमाग था, उसकी अपनी इच्छा शक्ति थी। तो उन्होंने महिलाओं को एक पावरफुल इमेज को अपने उपन्यासों में, अपने नॉवेल्स में जगह दी। 17वीं सदी से ही किराए पर किताबें देने वाले पुस्तकालय भी अस्तित्व में आए। किराए पर किताबें वाले मतलब लाइब्रेरीज, जो लोगों को एक टाइम के लिए पढ़ने के लिए बुक्स देने लगे। 19वीं सदी के इंग्लैंड में ऐसे पुस्तकालयों का उपयोग कौन करते थे, जो वाइट कॉलर मजदूर थे, दस्तकार थे, निम्न वर्ग के लोग थे, तो उन्होंने इसका प्रयोग किया। मजदूरों ने भी इन्हें पढ़ने के लिए थोड़ा वक्त निकाला, तो उन्होंने बड़ी संख्या में राजनीतिक पर्चे और आत्मकथाएं भी लिखी। आत्मकथा क्या होती है, कोई भी अगर अपने खुद की लाइफ के बारे में कोई बुक लिखता है तो उसे हम उसकी क्या बोलेंगे, आत्मकथा, अपनी खुद की लाइफ के बारे में लिखना।
नए तकनीकी परिष्कार। 18वीं सदी के अंत तक अब क्या हुआ, जो प्रेस या जो प्रिंटिंग मशीन यूहान गुटेनबर्ग ने बनाई थी, अब ये तो नहीं है कि सदियों तक वही चलती रहे। उसमें तो क्या था, 1 घंटे में 250 पेज एक साइड वाले छापे जाते थे। अब धीरे धीरे जब टाइम बदला, पढ़ने वाले लोग बदले, बुक्स की ज़्यादा छपाई होने लगी, तो टेक्निक्स जो थी ये भी चेंज हो गई। मशीनों में धीरे धीरे करके सुधार होने लगा। तो उसी की बात हम करेंगे। 18वीं सदी के अंत तक प्रेस किससे बनने लगे थे, धातु से बनने लगे थे, वो कास्ट से बनता था और इसमें लगातार सुधार भी किए गए। मध्य तक क्या हुआ, न्यूयॉर्क के एक व्यक्ति थे जिसका नाम था रिचर्ड एम हो। उन्होंने पावर पर चलने वाली बेलनाकार प्रेस बनाई जो विद्युत पर चलती थी। इसमें क्या था, 8000 शीट्स प्रति घंटे छापे जा सकते थे। सोचो कितनी फास्ट है। और उसके बाद क्या आया, ऑफसेट प्रेस आ गया जिसमें एक साथ 6 रंगों की छपाई भी हो सकती थी। और 20वीं सदी के शुरू से ही बिजली से चलने वाले प्रेस आ गए। फिर एक दो और नई चीज़ें, और धीरे धीरे करके प्लेट में, स्वचालित पेपर रील में, फोटो विद्युत नियंत्रण, तो हर चीज़ में छोटी छोटी इकाइयों में सुधार होने लगे। मुद्रकों और प्रकाशकों ने अपने उत्पाद बेचने के लिए नए नए तरीके अपनाए। उन्होंने क्या किया, पत्रिकाओं ने उपन्यासों को धारावाहिक छापा। अब अखबारों में अगर किसी के घर पे पंजाब केसरी आता है तो उसमें एक पेज होता था जिसमें एक नॉवल का पार्ट आता था, वो धारावाहिक उपन्यास था। मीन्स आज वीकली 1 या 2 बार आते हैं, वो सप्ताह में 1 बार आए, उसमें एक कहानी का कुछ पार्ट लिखा हुआ है, तो लोग उसमें पढ़ते, उनमें इंटरेस्ट जागता, तो वो अगले अखबार का वेट करते। तो ऐसे उपन्यासों को धारावाहिक छापा जाने लगा। इंग्लैंड में 1920 के दशक में लोकप्रिय किताबें एक सस्ती शिलिंग श्रृंखला के तहत छापी गई और इनका आवरण या डस्ट कवर 20वीं सदी तक तकनीकी नवायत है। अब 1930 में क्या हुई, आर्थिक मंदी आई, पूरे विश्व में यह मंदी आई। तो उससे जो प्रकाशक थे, मीन्स बुक्स को छापने वाले जो लोग थे, उनमें एक डर हुआ कि अभी उनका जो पाठक वर्ग है वो बुक्स को पढ़ना कम कर देगा, उसको खरीदना कम कर देगा। तो लिहाजा उन्होंने पाठकों की जेब का ख्याल रखते हुए सस्ते पेपर बैग और आजिल संस्करण छापने लगे। वो ये तस्वीर जो दिख रही है आपको, ये किसकी है, इंग्लैंड के रेलवे स्टेशन की फोटो है। कब की है ये, 1874 की फोटो है। इसमें क्या दिखाया है कि देखो यहाँ पे कितने सारे एडवर्टाइजमेंट लगे हुए हैं, अलग अलग कलर्स के अलग अलग एड्स लगे हुए हैं यहाँ पे। तो तब तक प्रिंट इतना विकसित हो चुका था वहाँ पे। भारत का मुद्रण संसार। अब हमने बाहर के देशों में तो पढ़ लिया कि कैसे कैसे मुद्रण आया, तो अब पढ़ते हैं भारत में कि भारत में कैसे इसकी शुरुआत होती है। ये जो आपको फोटो दिख रही है, ये क्या है, जयदेव के गीत गोविंद के कुछ पन्ने। तो ये कार्डियन शैली में लिखी हुई एक पांडुलिपि की पिक्चर है। पांडुलिपि मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर ये पत्तों पर लिखी जाती थी, पत्तों पर लिखी जाने वाली बुक्स को हम पांडुलिपियाँ बोलते हैं। तो ये उसी की एक पन्ना है जिसमें क्या है, कुछ पत्ता ही है शायद, ये इसके ऊपर पिक्चर बनाई हुई है ना। तो मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियाँ, जब प्रिंटिंग भारत में नहीं थी तो उससे पहले की पांडुलिपियों की बात करते हैं। भारत में कौन कौन सी लैंग्वेज में लिखी जाती थी, संस्कृत, अरबी, फारसी और बाकी क्षेत्रीय लैंग्वेज में हस्तलिखित मीन्स हाथों से लिखी हुई पांडुलिपियाँ बहुत समृद्ध परंपरा थी। पांडुलिपियाँ कहाँ लिखी जाती थी, ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल करके बनाई जाती थी। कभी कभी पन्नों में क्या थी, बेहतरीन तस्वीरें भी बनाई जाती। फिर उन्हें उनकी उम्र बढ़ सके, मीन्स काफ़ी टाइम तक वो सुरक्षित रहें, तो उन्हें क्या था, एक जिल्द में सिलकर बांध दिया जाता था, एक जिल्द में उनको सिल दिया जाता था। ये पांडुलिपियाँ काफ़ी नाजुक थी और काफ़ी महंगी भी होती थी क्योंकि हाथ से बनी होती थी और इन्हें सावधानी से रखना पड़ता था। तो पांडुलिपियों को लिखने के अलग अलग तरीके होने के कारण इनको पढ़ना भी लोगों के लिए इतना आसान नहीं था, इसीलिए जो इनका व्यापक इस्तेमाल था वो नहीं होता था। अब ये देखो, ये क्या है, हाफिज दीवान के कुछ पन्ने। मीन्स एक शायर हुआ करते थे हाफिज, उनकी शायरी वाली एक बुक है, मुझे बड़ी सुंदर लगी यार, कितनी सुंदर है, देखो कितने सुंदर सुंदर अक्षर हैं इसमें, और ये फ़ोटो कितनी रियलिस्टिक है, कितनी रियलिस्टिक इमेज है,
और इसके चारों तरफ देखो ये कितने सुंदर सुंदर फूल, और ये सारी चित्रकारी कैसे थी, हाथों से की गई थी। अब इतनी सुंदर बुक गरीब लोग तो नहीं पढ़ सकते, तो ये खासकर अमीर लोगों के लिए बनाई जाती थी। हालांकि पूर्व औपनिवेशिक काल, पूर्व औपनिवेशिक मीन्स अंग्रेजों के आने से पहले की बात हो रही है। पूर्व औपनिवेशिक, उसमें बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाएं तो खुल गई थी, लेकिन उन पाठशालाओं में पढ़ाया कैसे जाता था, कोई बुक्स नहीं होती थी, तो जो उनके गुरु होते थे वो उन्हें बोलकर ही पढ़ाया करते थे। तो लोग बिना बुक्स पढ़े सिर्फ सुनकर ही साक्षर हो जाते थे। और ये यहाँ पे आपको जो शो हो रहा है ये क्या है, ऋग्वेद के कुछ पन्ने हैं। वेद है ना, ब्राह्मणों के, हिंदुओं के वेद, तो उनमें से ऋग्वेद के कुछ पन्ने हैं। इसके ऊपर किस भाषा में लिखा गया है, मलयालम भाषा में लिखा गया, और इन्हें 18वीं सदी में बनाया गया था। अब छपाई भारत में कैसे आती है, बाकी देशों में कैसे आई वो तो हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं भारत में कैसे आई। प्रिंटिंग प्रेस पहल भारत में कब आती है, 16वीं सदी में। कौन लेके आता है, पुर्तगाली भी, जैसे अंग्रेज थे इंग्लैंड से आए हुए, वैसे ही पुर्तगाल से कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। वो कहाँ थे, गोवा में उनका मेन सेंटर था। पुर्तगाली ऐसे थे जो सबसे पहले भारत में आते हैं व्यापार वगैरह करने के लिए, और सबसे लास्ट में कब जाते हैं, 1961 में गोवा को आज़ाद करवाया गया था। जब पुर्तगाली आते हैं तो वो अपने साथ अपने क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करने के लिए धर्म प्रचारक लेके आते हैं। तो जो उनके चर्च वाले जो पुजारी हैं वो अपने साथ ये टेक्निक लेके आते हैं, किताबों को छापने की टेक्निक। तो जूजिस्ट पुजारियों ने कोंकणी सीखी, तो यहाँ गोवा में आकर उन्होंने वहाँ की जो भाषा है वो सीखी, कोंकणी, और अपनी सारी जो पुस्तकाएं थी वो उसमें छापी। 1674 ईस्वी तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छापी गई। और फिर कैथोलिक पुजारियों ने 1579 में मीन्स 1579 में कोचीन एक जगह है, उसमें पहली बार तमिल किताब छापी, और 1713 में मलयालम किताब छापी। फिर ऐसे ही 32 तमिल किताबें भी छापी गई। अंग्रेजी प्रेस तो बहुत बाद में आया, पहले इन भाषाओं में किताबें छपी। फिर उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसने छापे खाने लगवाए। लेकिन पहला अखबार भारत में कब छपा, 1780 के दशक में पहला अखबार छपा। किसने छापा, जेम्स अगस्टस हिकी। जेम्स अगस्टस हिकी एक अंग्रेज ही थे जिन्हें एक कंपनी से निकाल दिया गया था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना बंगाल गजट के नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया, एक अखबार छापना शुरू किया, जिसने खुद को कैसे लिखा, इसने बोला कि हर किसी के लिए एक खुली पत्रिका है जो किसी के प्रभाव में नहीं है, मतलब किसी के दबाव में नहीं है। और यानी यह पत्रिका भारत में प्रेस चलाने वाले औपनिवेशिक शासन से आज़ाद थी, इसे अपनी स्वतंत्रता पर अभिमान था। तो हिकी ने बहुत सारे विज्ञापन छापे, ऐड छापे, जिसमें कुछ ऐड तो क्या थे, दासों की बिक्री के लिए। दास क्या थे, स्लेव, जिन्हें लोगों को उस टाइम पे क्या था, गरीब जो लोग थे उनको गुलाम बनाया जाता था। गुलाम बना के उसको बाहर के देशों में काम करवाने के लिए लोग खरीद के लेके जाया करते, तो उसके लिए भी उसने इश्तिहार छापे। तो वह बहुत ही कंपनी के बारे में कुछ गपबाजी मीन्स कुछ ऐसा वैसा लिखता रहता था, जिससे अंग्रेज क्या हो गए, नाराज हो गए। तो अंग्रेजों ने हिकी पर क्या कर दिया, मुकदमा, और हिकी की जो प्रेस थी वो क्या करवा दी गई, बंद करवा दी गई। उसके बाद कुछ हिंदुस्तानी लोगों ने भी अपने अखबार छापे। हिंदुस्तानी लोगों में कौन थे, कैसा ही पहला प्रयास किसने किया, राजा राम मोहन राय ने किया और गंगाधर भट्टाचार्य, उन्होंने दोनों ने मिलकर क्या छापा, बंगाल गजट नामक अखबार छापा। धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें, तो अब जैसा बाहर हो रहा था वैसा इंडिया में भी होना था। जैसा कि आप जानते ही हैं 19वीं सदी की शुरुआत से ही धार्मिक मसलों को लेकर बहस का बाजार जो था वो बहुत गर्म था। अलग अलग समूह औपनिवेशिक समाज में हो रहे बदलावों से जूझते हुए धर्म से अपनी अपनी व्याख्या पेश कर रहा था। तो कुछ तो मौजूदा रीति रिवाजों की आलोचना करते और कुछ समाज सुधारकों के लिए तर्कों के खिलाफ खड़े थे। पुस्तकें और अखबारों ने एक तो नए विचारों का प्रचार प्रसार भी किया, और उसके बाद उन्हीं विचारों ने लोगों में बहस की शक्ल ले ली। हर कोई अपना अपना मत जाहिर कर सकता था।
तो जब समाज में धर्म सुधारकों और हिंदू रूढ़िवादियों के बीच, अब हमारे इंडिया में क्या था, हिंदुओं का कुछ ज़्यादा ही दबदबा था, तो उसमें लोगों में बहस तो होनी ही थी। तो किस किस चीज़ को लेकर, विधवा विवाह को लेकर, एक ईश्वरवाद, ब्राह्मण पुजारी वर्ग और मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों को लेकर बहस होती थी। बंगाल में लगातार बहस चली, लगातार पुस्तिकाएं और अखबारों के जरिए नए नए तर्क दिए गए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के ख्याल में अखबारों को किसमें छापा गया, आम बोलचाल की भाषा, जिसे लोग पढ़ सकें, आम लोग भी पढ़ सकें। तो राजा राम मोहन राय ने 1821 से एक पत्रिका प्रकाशित की जिसका नाम था संवाद कौमुदी नामक पत्रिका प्रकाशित की। और रूढ़िवादियों ने उनके विचारों से टक्कर लेने के लिए, रूढ़िवादी कौन से लोग होते हैं, जो अपने धर्म को विशेष दिखाना चाहते हैं। जैसे एक तो है कि हिंदुओं की जो प्रथाएं, जैसे देखो विधवा विवाह की प्रथा तो वो मानते नहीं थे। एक थी सती प्रथा, जिसमें औरतों को जब उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उनके साथ ही जला दिया जाता था। अब वो हिंदू तो इस प्रथा को मानते थे, लेकिन ये प्रथा है तो गलत ही। तो जो लोग इस प्रथा को मानते थे, इसका साथ देते थे, उन्हें बोला गया रूढ़िवादी। तो रूढ़िवादियों ने ही इसके अपोजिट अपनी पत्रिका निकाली जिसका नाम था समाचार चंद्रिका। 2 फारसी अखबार थे जिनका नाम था जामे जहानामा और शमुशल अखबार। ये भी 1882 में प्रकाशित होते हैं। इसके बाद भारत में उल्मा कौन होते हैं, जैसे हिंदू में ब्राह्मण होते हैं जिनको अपने धर्म का अच्छे से ज्ञान होता है, वैसे ही मुस्लिम में क्या होते हैं, उल्मा होते हैं। तो उल्मा लोगों को क्या चिंता होने लगी कि जो मुस्लिम राजवंश है उनका पतन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो औपनिवेशिक है, मीन्स अंग्रेज हैं, कहीं वो धर्मांतरण ना करवा दें, लोगों का धर्म परिवर्तन ना करवा दें, तो या मुस्लिम लोगों के जो कानून हैं उनको ना बदल दें, तो इससे उनमें डर पैदा हो गया। तो इससे निपटने के लिए उन्होंने भी अपने सस्ते लिथोग्राफी प्रेस खोली, तो वो अपने धर्म का प्रचार करने लगे। उन्होंने अपने छापे हुए धार्मिक अखबार और गुटके निकाले और 1867 में स्थापित देवबंद सेमिनारी ने मुस्लिम पाठकों को रोजमर्रा के जीवन को जीने का सलीका और इस्लामी सिद्धांतों के मायने समझाते हुए बहुत सारे फतवे जारी किए। तो फतवे क्या होते हैं, मीन्स इसमें कुछ रूल्स लिखे होते हैं जो लोगों को मानने होते हैं, धर्म के रूल्स होते हैं जो लोगों को मानने चाहिए कि आप मुस्लिम धर्म के हो तो आपको ये करना चाहिए। तो ये फतवे थे, तो उन्होंने फतवे जारी किए। धर्म को लेकर हर किसी की अपनी अपनी व्याख्याएं थी। हर कोई चाहता था कि मेरा संप्रदाय, मेरा धर्म जो है वो प्रमुख हो और दूसरे को काटना चाहता था। तो ऐसे होती थी लोगों में बहस। हिंदुओं के बीच भी छपाई से खास तौर पर स्थानीय भाषाओं में धार्मिक पढ़ाई को काफ़ी बल मिला। तो हिंदुओं ने भी अपनी धार्मिक पढ़ाई के लिए कुछ छापा। तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रण कब छापा गया? 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। इसमें भी सस्ते लिथोग्राफी संस्करणों का उत्तर भारत में बाजार इससे भर गया। लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और बम्बई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस ने भारतीय भाषाओं में अनगिनत धार्मिक किताबें छापी। मुद्रित और लाने ले जाने के लिए ये आसान थी क्योंकि सस्ती थी, तो कैसे भी इनको लाया ले जाया जा सकता था। नेक्स्ट, किसी भी समय हम इन किताबों को पढ़ सकते थे। अब जो अनपढ़ लोग थे उनको इकट्ठा करके उन्हें बोल के सुनाया जाता था, तो लोगों तक ये बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे विचार पहुंचने लगे। मतलब यह है कि धार्मिक पुस्तकें बड़ी तादाद में जन समुदाय में व्यापक हो गई थी। बहस मुहावसे, वाद विवाद तो इनकी नई स्थिति बनी। लेकिन प्रिंट समुदाय के बीच सिर्फ मतांतर ही नहीं पैदा हुए, इन समुदायों से इसने समुदायों को अंदर से विभिन्न हिस्सों में पूरे भारत को जोड़ने का काम भी किया था। नेक्स्ट, प्रकाशन के नए रूप। छापे खाने से नए तरह के लेखन के लिए भूख जागी। नए तरह का लेखन कैसा कि अब लोग अलग अलग चीज़ें, मीन्स उन्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में, उनके तजुर्बों के बारे में पढ़ना भी अच्छा लगने लगा, तो वो अलग अलग चीज़ें छापने लगे। कहानियाँ, मानव जीवन के बारे में बहुत कुछ छपा। दूसरी तरह की साहित्यिक विधाएं जैसे गीत, कहानियाँ, सामाजिक मसलों पर लेख, और ये लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बनने लगे। अब और भी इससे क्या हुआ कि चित्रकारों की भूमिका बढ़ गई। 19वीं सदी के अंत तक एक नई तरह की दृश्य संस्कृति भी आकार ली। दृश्य संस्कृति मीन्स
देख कर पढ़ना, कि एक फ़ोटो है साथ में कहानी है तो आपको कहानी भी पढ़नी है और उस फोटो को देख के वो कहानी को समझना भी ईजी हो जाता है। तो छापे खानों की बढ़ती तादाद के साथ साथ छवियों की कई नकलें या प्रतियां भी बनाई जा सकती थी। मीन्स की एक कहानी है तो साथ में उसकी एक पेंटिंग बना दो। तो राजा रवि वर्मा क्या थे, भारत के एक इम्पोर्टेंट क्या थे, पेंटर थे, चित्रकार थे। उन जैसे चित्रकारों ने आम खपत के लिए तस्वीरें बनाई। आम खपत मीन्स अखबारों में छापने के लिए या कहानियों बुकों पुस्तकों में छापने के लिए उन्होंने तस्वीरें बनाई। काठ की तख्ती पर चित्र उकेरने वाले गरीब दस्तकार, उनको भी अब छापे खानों में काम मिलने लगा। तो उनको सस्ती बाजार में सस्ती तस्वीरें, कैलेंडर वगैरह गरीब लोग भी खरीद सकते थे और अपने घरों में लगा सकते थे। तो इन छपी तस्वीरों ने आहिस्ता आहिस्ता आधुनिक परंपरा और धर्म और राजनीति के विचार उनको गढ़ना शुरू कर दिया। 1870 के दशक तक पत्र पत्रिकाओं ने सामाजिक राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करते हुए कार्टून भी छापे। इसमें पश्चिमी अभिरुचियों का मजाक उड़ाया गया। तो राष्ट्रवादी और साम्राज्यवादी सत्ता पर निशाना भी साधा गया। ये पेंटिंग आपको शो हो रही है यहाँ पे, ये किसकी है, ये राजा रवि वर्मा की एक पेंटिंग है, ठीक, जिसमें राजा शत्रुघ्न को दिखाया गया है। उन्होंने असुरों के चंगुल से एक राजकुमारी को बचाया था। तो ये एक वैसी पेंटिंग है जैसी कि बुक्स में लगाई जाती हैं किसी स्टोरी को लिखने के लिए। नेक्स्ट, महिलाएं और मुद्रण। अब महिलाएं, भारत की महिलाएं प्रिंटिंग से कैसे जुड़ी थी। महिलाओं की जिंदगी और उनकी भावनाएं बड़ी ही साफ गोई और गहनता से लिखी जाने लगी। इसीलिए मध्यवर्गीय घरों में महिलाओं का पढ़ना पहले से बहुत ज़्यादा हो गया। उदारवादी पिता और पति अपने यहाँ औरतों को घर पर पढ़ाने लगे, लेकिन कई शहरों में उन्हें स्कूल में भेजा जाने लगा। कई पत्र पत्रिकाओं ने लेखिकाओं को जगह भी दी कि आप भी लिखो। तो नारी शिक्षा की ज़रूरत को बार बार अखबारों में लिखा गया। पाठ्यक्रम भी छपता रहा, जिसका इस्तेमाल घर बैठे स्कूली शिक्षा के लिए किया जा सकता था। लेकिन ये चीज़ तो थी, पर भारत में उस टाइम पे हर कोई इतना उदार दिल नहीं था कि औरतों को पढ़ा सके, क्योंकि जो परंपरावादी हिंदू थे वो क्या मानते थे कि पढ़ी लिखी जो कन्याएं हैं वो विधवा हो जाती हैं। और इसी तरह के और भी दकियानुसी मुसलमानों को क्या लगता था कि उर्दू के रूमानी अफसाने पढ़कर जो औरतें हैं वो बिगड़ जाएंगी। और बागी औरतों ने इन प्रतिबंधों को अस्वीकार भी किया। बहुत सारी औरतों ने इन रूढ़िवादी विचारधाराओं को नकारा। ऐसे ही हम एक औरत के बारे में पढ़ते हैं जो एक मुस्लिम परिवार से थी, एक लड़की जिसने गुपचुप ढंग से ना सिर्फ पढ़ना सीखा बल्कि अपनी एक बुक भी लिखी। उनके खानदान वाले चाहते थे कि वे सिर्फ अरबी और कुरान पढ़े, जो कि उसके पल्ले नहीं पड़ती थी। और वो खुद क्या चाहती थी कि वो अपनी भाषा को, अपनी ज़बान को पढ़े। तो पूर्वी बंगाल में उन्होंने क्या किया, उनकी शादी एक रूढ़िवादी परिवार में हुई थी। उनका नाम क्या था, रश सुंदरी देवी। तो रश सुंदरी देवी ने रसोई में छिप छिप कर पढ़ना सीखा। उसके बाद उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी, उसका नाम था अमार जीवन। अमार जीवन नामक अपनी एक आत्मकथा लिखी जो 1876 में प्रकाशित होती है। तो बंगाली भाषा में यह प्रकाशित हुई एक पहली संपूर्ण आत्मकथा है। नेक्स्ट, अब समाज सुधारकों और उपन्यासों ने नारी के जीवन और भावनाओं में दिलचस्पी पैदा कर दी गई। महिलाओं द्वारा लिखी जा रही आप बीती के प्रति तो पहले ही लोगों में कूतूहल था। मीन्स कि लोग महिलाओं का पढ़ना या महिलाओं का लिखना अच्छा नहीं मानते थे। सो ऐसे ही एक औरत हैं जिसका नाम है कैलाश वासिनी देवी। उन्होंने 1860 के दशक से ही महिलाओं के अनुभवों पर लिखना शुरू किया कि कैसे वो घर में बंदी हैं, उन्हें अनपढ़ बनाकर रखा जाता है, घर का काम का वो बोझ उठाती हैं, जिनकी वो सेवा करती हैं वो लोग उन्हें कैसे दुत्कारते हैं। तो इन सब के बारे में लिखा। आज जो महाराष्ट्र है वहाँ 1880 के दशक में एक महिला थी, ताराबाई छिंदे और पंडिता रामाबाई। उन्होंने उच्च जाति की नारियों की दयनीय हालत के बारे में लिखा। सामाजिक बंधनों में बंदी औरत के लिए पढ़ने के क्या मायने हैं इसके बारे में लिखा। और इस पर एक तमिल उपन्यास में लिखा गया है, किसी औरत ने लिखा है कि बहुतेरे कारणों से मेरी दुनिया छोटी है, मेरे जीवन की आधी से ज़्यादा खुशियाँ किताबें पढ़ने से आई हैं। तो उस टाइम पे ये हालात थे। उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी प्रिंट संस्कृति पहले से ही विकसित हो गई थी, पर गंभीर हिंदी छपाई की शुरुआत 1870 के दशक से ही होती है। एक बड़ा हिस्सा नारी शिक्षण को समर्पित हुआ। 20वीं सदी के आरंभ से महिलाओं के लिए मुद्रित
और कभी कभी उनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं लोकप्रिय हो गई। इसमें औरतों की तालीम, विधवा जीवन, विधवा विवाह और राष्ट्रीय आंदोलन जैसे मसलों के ऊपर लिखा जाता था। कुछ पत्रिकाओं में महिलाओं को गृहस्थी सिखाने और उसके फैशन के नुस्खे बताने के लिए लिखा जाता था। पंजाब में भी ऐसे ही राम चड्ढा ने औरतों को आज्ञाकारी बीवियां बनने और अपनी बेस्ट सेलिंग एक बुक थी कृति स्त्री धर्म विचार लिखी। खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी, ये भी पंजाब में ही है, इसने इसी तरह के संदेश देते हुए सस्ती पुस्तिकाएं छापी। अच्छी औरत बनने के उपदेश को बहुत बार छापा गया। अब ये साइड में देखो, ध्यान से देखना इसको, ये क्या शो किया हुआ है। एक पेंटिंग है जो रूढ़िवादी लोगों ने छापी है, उन जिनको लगता था कि महिलाओं का पढ़ना ठीक नहीं है। इसमें दिखाया गया है कि एक आदमी है, उसके सर पर जो ये बैठी हुई है ये क्या है, उसकी वाइफ है, और ये जिसको रस्सी से या जंजीर से पकड़ा हुआ है इस आदमी ने, ये क्या है, जंजीर से बांधी हुई उसकी माँ है। तो लोग मानते थे कि अगर औरतें पढ़ लिख जाएंगी तो वो आदमियों के सर पर बैठ जाएंगी और ये सब होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। बंगाल में केंद्रीय कलकत्ता का एक पूरा इलाका बटाला लोकप्रिय किताबों के प्रकाशन को लेकर समर्पित हो गया। मीन्स कलकत्ता का एक पूरा एक इलाका ही जिसमें सिर्फ बुक्स ही प्रकाशित होती थी। यहाँ पर अलग अलग तरह के धार्मिक गुटके, ग्रंथ, सब और तरह की बुक्स भी आप खरीद सकते थे। ऐसी बहुत सारी किताबों पर काठ की तख्ती और लिथोग्राफी रंगों की मदद से बहुत सारी तस्वीरें भी उकेरी जा रही थी, जिससे महिलाओं को फुर्सत के वक्त क्या थी, अपनी मनपसंद किताबें पढ़ने के लिए मिल जाती थी। अब प्रिंट और गरीब जनता। 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में काफ़ी सस्ती किताबें चौक चौराहों पर बेची जा रही थी, जिसके चलते गरीब लोग भी उन्हें खरीद सकते थे। एक और पेंटिंग देखो, इसमें क्या शो कर रखा है कि ये आदमी है जो वीणा बजा रहा है और औरत क्या कर रही है, हुक्का पी रही है। तो लोग मानते थे कि अगर औरत पढ़ लिख जाएगी तो आदमी तो सिर्फ वीणा बजाने के लिए रह जाएंगे और औरतें आराम से हुक्के पिएंगी और मज़े लेंगी। तो ऐसी तस्वीरें भी उस टाइम में छापी गई। यहाँ पे ये एक यूरोपीय कपल की तस्वीर है, यूरोपियन दंपति की, जिसमें अंग्रेज जो है वो शराब पी रहा है और जो औरत है वो क्या बजा रही है, वायलिन बजा रही है। अब हम पढ़ रहे थे गरीबों में, तो अब पुस्तकें सस्ती हो गई तो गरीब लोग भी उनको पढ़ने लगे। स्थानीय अमीरों के लिए पुस्तकालय खोलना एक बहुत ही प्रतिष्ठा की, मान सम्मान की बात थी। और निम्न जाति के लोग जब पुस्तकें पढ़ने लगते हैं तो निम्न जाति के आंदोलनों के लिए कुछ लोग लिखते भी हैं। ऐसे ही थे ज्योतिबा फुले, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी गुलामगिरी। उसमें उन्होंने जाति प्रथा के अत्याचारों के बारे में बताया। 20वीं सदी के महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर ये थे। ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता था, इन लोगों ने क्या किया, गरीब मजदूर वर्ग के ऊपर लेखन लिखे जो पूरे भारत में पढ़े गए, आंदोलनों के बारे में लिखा। तो ये एक न्यायपूर्ण समाज चाहते थे, तो इनके गुटके और पत्र पत्रिकाएं भी बहुत लोगों तक पहुंची। कारखानों और मजदूरों से बहुत ज़्यादा, अब उस टाइम पे जो मजदूर थे ना, उनकी स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि कारखानों में उनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था, उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती थी। तो कानपुर के मिल मजदूर काशी बाबा ने 1938 में छोटे और बड़े सवाल लिखकर छाप कर जातीय वर्ग और उनके शोषण के बीच का रिश्ता समझाने की कोशिश की। 1935 से 1955 के बीच सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक और मिल मजदूर का लेखन सच्ची कविताएं नामक एक संग्रह में छापा गया। तो मीन्स मजदूर भी अपनी स्थितियों के बारे में अब लिखने लगे थे। प्रिंट और प्रतिबंध। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी है और प्रतिबंध किसी चीज़ पर ना हो ये तो हो नहीं सकता। सो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत 1798 में पहला औपनिवेशिक शासन सेंसरशिप लगाने के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं था। कि स्टार्टिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी को सेंसरशिप लगाना क्या होता है, किसी अखबार को छपने से रोकना, कि अगर आप लोग ये चीज़ें छापोगे तो हम आपका अखबार छपने नहीं देंगे, इसी को हम बोलते हैं सेंसरशिप। तो पहले वो सेंसरशिप इतना नहीं लगाते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने कुछ कदम उठाने शुरू किए, क्योंकि कंपनी की आलोचना जब लोग करते थे तो कंपनी को डर था कि
ये हमारी आलोचनाओं का लाभ उठाकर कहीं इंग्लैंड में जो लोग बैठे हैं, जो हमारे निंदक हैं, वो भारत में आकर व्यापार ना करने लगे। सो कलकत्ता में उस टाइम क्या था, सर्वोच्च न्यायालय था, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में था। कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 के दशक तक प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने के लिए कुछ कानून पास किए और कंपनी ने ब्रिटेनी शासन का उत्सव मनाने वाले अखबार के प्रकाशन को प्रोत्साहन देना चालू कर दिया। कि मीन्स जो कंपनी को अच्छा बताता उस अखबार को कंपनी क्या देती, प्रोत्साहन देती कि हाँ भाई तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, हमारे बारे में अच्छा अच्छा लिखो। अंग्रेजी और देसी भाषाओं के अखबार संपादकों द्वारा गुहार और अर्जी लगाने के बाद 1835 में क्या हुआ, गवर्नर जनरल, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक, उसने प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा करने के लिए वो राजी हो गया कि दोबारा से प्रेस कानून हम सही कर देंगे। लेकिन उसके बाद मैकॉले ने पहले की आज़ादियों को बहाल करने के लिए नए कानून बनाए। 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति उसका कंपनी का जो रवैया था वो बदल गया। अब अंग्रेजों ने देसी प्रेस का मुंह बंद करने की मांग की कि जो देसी भाषाओं में अखबार लिखते हैं उनको उनके ऊपर सेंसरशिप लगाने के लिए बहुत ही कड़े कानून बनाए। वैसा ही एक कानून बनता है 1878 में वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट के तहत कंपनी को यह छूट मिल गई कि अगर कोई भी उनके खिलाफ कुछ लिखता है तो वो उस अखबार को, उस प्रकाशक को पनिश कर सकती है, उस अखबार को बंद करवा सकती है। अब सरकार ने जो देशी भाषा में जो अखबार लिखे जाते थे उनके ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर कोई इसमें क्या था, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट में पहले तो जो कोई भी गलत लिख रहा है, कंपनी के खिलाफ लिख रहा है, उनको एक चेतावनी दी जाती थी और अगर चेतावनी ना मानी गई तो अखबार को जब्त कर लिया जाता था और उनकी छपाई की मशीनें छीनी जा सकती थी। लेकिन दमन की नीति के बावजूद भी राष्ट्रवादी विचार हमारे भारत में छपते रहे। इन्हें लोगों की आम बोलचाल की भाषा में छापा गया ताकि लोग पढ़ सकें। क्रांतिकारियों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए इसका सहारा लिया। वैसे ही बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसरी अखबार में जिन लोगों के ऊपर अत्याचार करके अंग्रेज उनको काला पानी की जेल में भेज देते थे उनके बारे में लिखा और इसी के लिखने के कारण उन्हें 1908 में कैद कर लिया गया। किसको? बाल गंगाधर तिलक को। जिसके परिणाम स्वरूप भारत भर में व्यापक विरोध भी हुए। यहाँ पे आपका चैप्टर होता है खत्म। तो ये था पूरा मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया वाला चैप्टर कि कैसे कैसे जो प्रिंटिंग है उसकी शुरुआत होती है, कैसे कैसे वो दुनिया के अलग अलग देशों में जाती है, फिर कैसे वो भारत में आती है, भारत में आके वो क्या असर करती है लोगों के ऊपर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।